तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कौन था रत्ना बुआ का गुनहगार। रत्ना दुल्हन के लिबास में सिमटी सकुचाई बैठी थी और उसकी सहेलियां भाग भाग कर उसे उसके होने वाले पति के बारे में बता रही थी। तेरा दूल्हा तो किसी हीरो जैसा लगता है, लंबा ऊंचा कद, घने बाल, गोरा चिट्टा रंग। ज़रूर तेरे पिता ने कुछ झूठ बोला होगा, नहीं तो इतना सुंदर लड़का तेरी जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा। रत्ना, हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं तेरा हाल भी ललिता जैसा ना हो जाए। यह सुनकर रत्ना का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। ललिता उसके पड़ोस में रहने वाली, उम्र में उससे 5 वर्ष बड़ी थी। सुना है बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, पर यह बेमेल जोड़ी थी। उसका पति देखने में बहुत सुंदर था और उसने साधारण शक्ल सूरत वाली ललिता को पसंद नहीं किया। शादी के कुछ ही महीनों बाद वह उसे छोड़ गया। यह वह दौर था जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति ना तो इतनी जागरूक थी और ना ही कोई उनका साथ देने वाला। गांव में ललिता जैसी बहुत सी लड़कियां थीं जिन्हें उनके पति छोड़कर चले गए थे। इसीलिए हर नवविवाहिता, चाहे वह बहू हो या बेटी, उन्हें इन पति के द्वारा छोड़ी गई लड़कियों की कहानी ज़रूर सुनाई जाती थी और शिक्षा दी जाती थी कि चाहे कुछ भी करना पड़े पर अपना घर ज़रूर बसाना, मायके लौटकर हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिला देना। उस समय गांव में ज़्यादातर लड़कियां अनपढ़ ही होती थी, कोई इक्का दुक्का ही होती थी जो पढ़ लिख जाती। उस समय पढ़ाई से ज़्यादा घर के कामों में लड़की का दक्ष होना ज़्यादा ज़रूर समझा जाता था। ऐसे ही पिछड़े और रूढ़िवादी गांव में पली बड़ी अनपढ़ रत्ना बुआ की शादी जब फौज में अफसर शमशेर सिंह के साथ हुई तो शादी के भविष्य को लेकर गांव में सभी को शंका थी। खुद रत्ना बुआ भी अंदर से बहुत डरी हुई थी। यह वह समय था जब शादी की सारी बातचीत घर के बड़े तय करते थे। लड़के लड़की का एक दूसरे को देखना मना होता था। शादी के बाद ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख पाते थे। रत्ना बुआ ने शादी के बाद जब अपने पति को देखा तो उनका यह डर यकीन में बदल गया और उन्हें यकीन हो गया उनके साथ भी वही होने वाला है जो ललिता के साथ हुआ। जल्दी ही उनका पति उन्हें छोड़ देगा। पग फेरे के लिए जब वह मायके आई तो उसके बाद उन्होंने ससुराल ना जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोच लिया था उनका पति उन्हें छोड़े इससे पहले वह उसे छोड़ देंगी। ससुराल और मायके पक्ष में सभी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। ना जाने कितनी बार उनका पति उन्हें लेने आया, पर वे अपने फैसले पर अडिग रही और कभी ससुराल नहीं गई। आज उनकी उम्र 50 से ऊपर हो चली है और उनके पति शमशेर पदोन्नति पाते पाते आज बहुत बड़े अफसर बन चुके हैं। पर इसे रत्ना बुआ की मूर्खता कहें या उनका भोलापन या फिर उनके अंदर का डर, जिसने उनके साथ साथ उनके पति का जीवन भी खराब कर दिया। रत्ना बुआ का डर निरर्थक साबित हुआ। उनके पति शमशेर बार बार उन्हें समझाने और मनाने के लिए आते रहे, पर वे कभी उनके साथ नहीं गई और इस तरह से दोनों पति पत्नी अकेले ही रह गए। ना शमशेर ने दूसरी शादी की और ना रत्ना बुआ की दूसरी शादी हुई। उनके इस डर का पूरा लाभ उठाया उनकी 3 भाभियों ने और शादी के 10 साल बाद रत्ना बुआ के भाइयों ने शमशेर जी पर पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए केस कर दिया। अब तक रत्ना बुआ के माता पिता और सास ससुर भी स्वर्ग सिधार चुके थे। भाई भाभियों के घर में उनकी हैसियत नौकरानी से भी बदतर थी और एक ऐसी नौकरानी जो न सिर्फ उनका काम करती थी बल्कि उन्हें पैसे भी कमा कर दे रही थी। शमशेर जी की तरफ से उन्हें जो पैसे मिलते वह सब उनके भाई आपस में बांट लेते। अब तो रत्ना बुआ की
आंखें भी खुल चुकी थी, पर अब इतने वर्ष बाद किस मुंह से पति के पास लौटें। पहले डर के कारण और अब शर्मिंदगी के कारण भी वे पति के साथ नहीं जा सकी। धीरे धीरे उनके भाइयों के बच्चे बड़े होने लगे और वह भी बुआ के साथ वही व्यवहार करते जो उनके माता पिता करते। एक दिन उनकी कचहरी में शमशेर जी से मुलाकात हुई। पत्नी की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। ना जाने इतने वर्षों में कितनी बार उन्होंने रत्ना बुआ से बात करने की कोशिश की थी, पर बुआ ने कभी उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। आज उन्होंने फैसला कर लिया कि वह अपनी बात कहकर रहेंगे। उन्होंने बुआ का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे, तो बुआ के भाइयों ने इसका विरोध किया। तब उन्होंने कहा, यह मेरी पत्नी है और इसे हर महीने में गुजारे भत्ते के लिए पैसे देता हूँ। तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? इतने पैसे देने के बाद भी आज तक इसके तन पर ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। यह सारा पैसा कौन दे रहा है और किसके काम आ रहा है, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। अपनी बहन की ज़िंदगी खराब करके उसके पैसों पर ऐश करने वाले बेशर्म भाई हो तुम लोग। यह ना तो उनका गांव था और ना ही उनका घर, जो वे शमशेर जी को डरा धमका कर भगा देते। यह अदालत थी जहाँ पर न्याय होता था। शमशेर जी ने बुआ को गाड़ी में बिठाया और उनसे पूछा, मुझे ध्यान से देखो, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, पर फिर भी मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। आज तक तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अब भी बात समझ नहीं आ रही? तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? डरते डरते रत्ना बुआ बोली, आप इतने बड़े पढ़े लिखे अफसर आदमी, मैं साधारण शक्ल सूरत वाली अनपढ़ औरत, भला मैं आपसे क्या बात करूं? सच में रत्ना बुआ काँप रही थी। यह सुनकर एक बार तो शमशेर जी ठहाका लगाकर हंसने लगे और बोले, पढ़ा लिखा अफसर हुआ तो क्या हुआ? ध्यान से देखो मुझे, हूँ तो मैं भी इंसान, कोई दूसरी दुनिया का प्राणी तो नहीं। फिर अगले ही पल मायूस स्वर में बोले, अच्छा तो यही था वह डर जिसने मेरी और तुम्हारी दोनों की ज़िंदगी तबाह कर दी। तुमने तो इस अफसर को अपनी बात कहने का एक मौका तक नहीं दिया और खुद ही सारे फैसले कर लिए। रत्ना बुआ जानती हैं वह शमशेर जी की गुनहगार हैं, इसीलिए उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा और उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। शमशेर जी ने कहना जारी रखा, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे भाइयों के मुंह पर पैसा मारकर तुम्हें तलाक देकर कब का दूसरी शादी कर लेता और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताता। सब कुछ होता मेरे पास, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मेरे पास कुछ नहीं है, ना पत्नी ना ही बाल बच्चे। मैं इतना कमाता हूँ, बताओ यह पैसा किसके काम आएगा? यह पैसा तुम्हें तो एक ढंग का कपड़ा भी नहीं दे सका। उन्होंने बुआ के सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तुम चाहे अपना पत्नी होने का धर्म निभाओ या ना निभाओ, पर पति होने के नाते मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। जानती हो, तुम करोड़ों की मालकिन हो और तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी जैसी है। क्या यह भी मेरा दोष है? एक बार तुम मुझ पर भरोसा करके तो देखो। अब इस उम्र में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहता हूँ, तुम्हें एक सम्मान का जीवन दे सकूँ। चलो मेरे साथ, आज भी तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बुआ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपके योग्य नहीं। शमशेर जी ने गरजते हुए कहा, इस बात का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? यह तो मैं ही बता सकता हूँ कि तुम मेरे योग्य हो या नहीं। तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है अपने बच्चों को पालने के लिए। रत्ना बुआ ने गाड़ी से बाहर देखा तो उनके भाई बहुत ही बेचैन नज़र आ रहे थे। शमशेर जी बोले, तो बताओ कब आना है तुम्हें लेने के लिए? बुआ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आधी उम्र तो गुज़र चुकी है, बाकी की बची हुई भी गुज़र जाएगी। आप मुझे माफ़ करें। और वह गाड़ी से उतरकर चली गई।
उन्हें आता देखकर भाइयों को तसल्ली हुई और वे शमशेर जी को भला बुरा कहने लगे कि इसकी बातों में मत आना। यह तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता, इसीलिए नए नए पैतरे आजमा रहा है। 2 दिन बाद शमशेर जी वकील के साथ रत्ना बुआ के घर पहुँचे तो सभी उन्हें वहाँ देखकर हैरान थे। भाभी ने बुआ को जली कटी सुनानी शुरू कर दी। उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी तुम दोनों के बीच, और आज यह यहाँ क्यों आया है? कहीं अब तुम इसके साथ जाने की तो नहीं सोच रही? सारी ज़िंदगी तो यहाँ मायके में बिताई और अब पति वाली बन गई। भूल गई हम लोगों ने तुम्हारा कितना साथ दिया। अरे यह बहुत चालाक आदमी है, यह तुम्हें लेने नहीं पैसे बचाने आया है। जितने पैसे यह तुम्हें देता है इतना तो तुम पर खर्च भी नहीं करेगा, और क्या जाने वहाँ तुम्हारे साथ कैसा सलूक करे। फिर हमारे पास मदद मांगने मत आना। अब अगर तुम इसके साथ चली गई तो दोबारा यहाँ कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद भाई ने मुस्कुराते हुए अंदर कदम रखा तो पता चला वह तो खर्चे की रकम देने आया है। पैसे देखकर भाभियों का मन खुश हो गया और वे बोली, हमें तो तुझ पर पूरा यकीन है, तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रत्ना ने पूछा, कितने पैसे दिए हैं? भाभी बोली, तू इन सब बातों में उलझ कर क्या करेगी? तू बाहर जाकर बस अंगूठा लगा आ। यह पैसे घर के खर्चे में काम आएंगे, और वैसे भी तू इनका क्या करेगी? तेरे कौन से बाल बच्चे हैं जो तुझे उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी की चिंता होगी? रत्ना सोचने लगी, मैंने एक देवता समान आदमी का बहुत अपमान किया, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। यहाँ भी तो मैं एक नौकरानी ही हूँ। अगर इतनी सेवा मैं अपने पति की करूँगी तो कम से कम मुझे शांति तो मिलेगी। उसने अपनी अटैची उठाई और बाहर निकल आई। अटैची देखते ही शमशेर जी समझ गए और बोले, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। उन्होंने अटैची उठाई और रत्ना उनके पीछे पीछे चल दी। भाई और भाभी उसे रोकने की कोशिश करने लगे। गांव के लोग भी देखने लगे कि रत्ना इतने सालों बाद अपने ससुराल जा रही है। जाते जाते वह गांव के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती जा रही थी। धरती पर सूर्यास्त हो रहा था, पर इधर रत्ना के जीवन में नया सूर्योदय हो रहा था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।